हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। सेट नंबर 3 हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपने इस सीरीज का। इस सीरीज के अंदर आने वाली वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जाएंगे। ऐप के ऊपर आपको सारे वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। पहला सवाल है, यदि किसी मशीन ने 600 जूल कार्य 30 सेकंड में किया तो उसकी शक्ति कितनी होगी। शक्ति पूछा गया है। शक्ति बराबर पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। उसके बाद एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है। जैसा सवाल में डेटा हो उसके हिसाब से आप फॉर्मूला जो है चुनेंगे। पावर इज इक्वल टू, पावर चाहिए आपको वाट में, तो सारे मान आप फॉर्मूला में डालेंगे एसआई मात्रक में, है ना, क्योंकि वाट एसआई मात्रक होता है। कार्य 600 जूल है, 600 जूल, और समय 30 सेकेंड एसआई मात्रक में है। 0 से 0 उड़ाएंगे, ये आ जाएगा 20 वाट। 20 वाट, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। नर्वस टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है। शरीर को सहारा प्रदान करना, ये तो कंकाल तंत्र का काम हो जाएगा, है ना, कंकाल तंत्र का काम हो जाएगा। कंकाल तंत्र में अस्थियां उपास्थियां ये सब आते हैं, कंकाल तंत्र का ये काम हो जाएगा। शरीर के विभिन्न भागों में तंत्रिका आवेग का संचरण करना, सही है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, इसको लेकर के 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि विटामिन कौन सा होता है। आरआरबी जेई 2019 में मुझे याद है सवाल पूछा गया था कि किस खनिज के कारण जो है रक्त का थक्का बनता है, तो यहां पर आप आंसर देंगे कैल्शियम खनिज के कारण। उसके बाद रक्त कोशिका में बिंबाणु, है ना, यानी कि प्लेटलेट्स, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेवार है विटामिन के, कैल्शियम, आयरन और उसके बाद प्लेटलेट्स। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। देखो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु को रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि फोकस के भीतर रखा गया है। अवतल दर्पण में एकमात्र ऐसा केस है जब सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु को फोकस के भीतर रखा जाता है, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में। ये पोल है, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। बोला गया कि मुख्य फोकस जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वस्तु को रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी मान लो कि यहाँ वस्तु है, यहाँ पर वस्तु है। तो जब भी पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाता है अवतल दर्पण के सामने, प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, और यह प्रतिबिंब बड़ा होता है। तो आभासी, सीधा एवं बड़ा स्पेशल केस है, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इस वाले केस से। इसके अलावा आप चाहे वस्तु को डाल दो मुख्य फोकस पर, चाहे आप डाल दो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, चाहे आप डाल दो वक्रता केंद्र पर, चाहे आप वक्रता केंद्र से परे डाल दो, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा। साइज में कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा समान आकार का, लेकिन वो उल्टा होगा और वास्तविक होगा। सी हमारा राइट आंसर। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। डिफ्यूजन क्या होता है। पदार्थ के कणों का अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर अपने आप जाना, स्वतः जाना, डिफ्यूजन कहलाता है। ऑस्मोसिस क्या होता है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो चयनात्मक पारगम्य झिल्लियां होती हैं वहां से जल का विसरण परासरण कहलाता है। तो जब हम परासरण की बात करते हैं तो जल के विसरण की बात करते हैं जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है उससे, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ट्रांसपिरेशन, जल का ह्रास वाष्प के रूप में पौधों के जो वायवीय भाग होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो एरियल पार्ट्स होते हैं, जो भाग वायु में होते हैं, वहां से जल की हानि वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस का मतलब कोशिका, कोशिका के अंदर
पदार्थ को लेना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। तो अमीबा में यही तो होता है। अमीबा में सीडोपोडिया बनता है। अमीबा में सीडोपोडिया बनता है। अमीबा जो है अपने कूटपाद का निर्माण करता है और उससे जो भी उसका शिकार होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है, उसको घेर लेता है, उसको घेर लेता है और तब जाकर के खाद्य राजधानी जो है बनता है। और फिर वो जो पदार्थ है कोशिका के अंदर चला जाता है और उसी को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस भी आप बोल सकते हो, एंडोसाइटोसिस भी आप बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो क्या, फैगोसाइटोसिस, है ना। दोनों आ सकता है एग्जाम में, ये याद रखिएगा, ये याद रखना है आपको। एंडोसाइटोसिस या फिर फैगोसाइटोसिस, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में स्थिर अनुपात के नियम का कौन सा कथन सही है? स्थिर अनुपात का नियम दिया किसने था? स्थिर अनुपात का नियम दिया किसने था? स्थिर अनुपात का नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। केवल आप प्राउस्ट याद रखेंगे तो भी चलेगा, जोसेफ प्राउस्ट ने, जे प्राउस्ट ने, आप ऐसे बोल दो। तो स्थिर अनुपात का नियम या फिर इसी को निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार कोई भी यौगिक होता है उसमें तत्व जो उपस्थित होते हैं वो एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन के मास का रेशियो देखेंगे तो 1:35.5 होता है ना। 35.5 यू ये क्लोरीन का एटॉमिक मास है और हाइड्रोजन का 1 यू होता है। तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन का द्रव्यमान अनुपात सदैव ये रहता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि HCl अपने आप में यौगिक है। तो आप इस HCl को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो, चाहे HCl को किसी ने बनाया हो, चाहे HCl कहीं से बना हो, किसी भी केस में हाइड्रोजन और क्लोरीन के मास का रेशियो यही मिलेगा। यही होता है स्थिर अनुपात का नियम। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन का द्रव्यमान अनुपात परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, ऐसा नहीं है। HCl यौगिक है, मिश्रण नहीं है। मिश्रण में ये चीज होता है, जो घटक होते हैं उनका जो रेशियो है वो चेंज हो सकता है। ये ऑप्शन गलत है। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन किसी भी अनुपात में संयोग कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। हमेशा द्रव्यमान के इसी अनुपात में कंबाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर के HCl बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन का अनुपात केवल तापमान पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल ही गलत है, कोई सेंस नहीं बनाता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विलयन तथा निलंबन के बीच सही अंतर दर्शाता है? जब भी विलयन आए, मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप नमक पानी का घोल याद करेंगे, चीनी पानी का घोल याद करेंगे, और जब भी निलंबन आए मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप रेत और जल के मिश्रण को याद करेंगे, माइंड में रखेंगे और सवालों का आप उत्तर देंगे। विलयन में कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। नमक पानी का घोल है, अगर आप वहां से प्रकाश गुजारेंगे तो प्रकाश का मार्ग आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रकीर्णन नहीं होगा। कारण क्या है? विलयन के जो कण होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, नैनोमीटर के साइज के होते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। यहां लिखा है कि विलयन में कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। निलंबन में नहीं, उल्टा लिखा हुआ है, निलंबन में होता है, विलयन में नहीं होता है। विलयन के कण छनन द्वारा अलग किए जा सकते हैं, जबकि निलंबन के नहीं, ये भी उल्टा है। नमक पानी का घोल है, क्या आप नमक को छान करके अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, गलत हो जाएगा। विलयन के कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल सही है, जबकि निलंबन के कण दिखाई देते हैं। रेत जल का मिश्रण है तो आप रेत के कण को नग्न आंखों से आराम से देख सकते हो। विलयन विषमांगी मिश्रण होता है, जबकि निलंबन समांगी मिश्रण होता है, गलत हो जाएगा, उल्टा बोल रखा है। विलयन यानी कि नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, है ना, जो सिरका होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, सब कैसे होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं, जबकि निलंबन विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में समांगी मिश्रण में विलयन और कोलाइड ये दोनों आते हैं। तो सही उत्तर सी हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने के रस से एथेनॉल का निर्माण किण्वन द्वारा किया जाता है। गन्ने के रस से एथेनॉल का निर्माण किण्वन द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। गन्ने के रस में भरपूर मात्रा में सुक्रोज होता है, उसी को एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक जो है ये सही है। ये जो फर्मेंटेशन होता है इसमें देखो एथेनॉल क्या है? अल्कोहल है, तो इसे हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कह देते हैं। और कोई भी फर्मेंटेशन हो, ये अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय
श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। इस प्रक्रिया में ईस्ट शर्करा को एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। सही है। ईस्ट जो कि एक कोशिकीय कवक है, उसमें शर्करा को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। पहले शर्करा को तोड़ा जाएगा पाइरूवेट में, उसके बाद उसको तोड़ा जाएगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में यह होता है अवायवीय श्वसन कहते हैं, और उसी को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की अनिवार्य आवश्यकता होती है, गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन जो है ये अवायवीय श्वसन ही है, अवायवीय श्वसन ही है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। तो ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है, या फिर बोल दो किण्वन होता है, जहां ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। गन्ने के रस में क्या है, सुक्रोज है, सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रियाएं चलती है। तो कथन 1 और 2 सही है। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2। तीसरा कथन गलत है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, है ना, मृदु ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। जाइलम ये अपने आप में जटिल अस्थायी ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम ये 2 जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती है, मेन काम इसका होता है फूड स्टोरेज का। कोलेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती है, इसका जो काम होता है पौधों को लचीलापन प्रदान करना होता है। स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं मृत होती है, जब भी मृत कोशिका आ जाए समझ जाना कि यांत्रिक सहारा प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना उसका काम हो जाएगा। और जाइलम का काम होता है जल और खनिज का परिवहन करना। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स। इन तीनों कंपोनेंट का सेल जो है, इन तीनों कंपोनेंट्स के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा भी एक कंपोनेंट होता है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है ना, जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 8 मीटर पर सेकंड है। यदि वह 4 मीटर पर सेकंड के नियत त्वरण से 5 सेकंड तक गति करती है तो उसका अंतिम वेग कितना होगा? देखो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, अंतिम वेग चाहिए, तो गति का जो पहला समीकरण है उससे हम लोग लगाएंगे v = u + at। u का मान 4 मीटर पर सेकंड है, नहीं, u का मान 8 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है, 8 + 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय है 5 सेकंड का, तो 8 + 20 28 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल अम्ल का सही उदाहरण दिया गया है? प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। बस इन्हीं 3 के ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई एसिड है तो समझ जाना कि वो वीक एसिड होगा, दुर्बल अम्ल होगा, ज्यादा चांस है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, पहले प्रबल वाले को चुनना है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रबल अम्ल है, ठीक है, और एसिटिक एसिड जो है दुर्बल अम्ल है, सही है। यहाँ देखो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड दोनों के दोनों प्रबल है। यहाँ एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड दोनों के दोनों दुर्बल है। नाइट्रिक एसिड प्रबल है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रबल है, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, ये ऑप्शन सही है। तो ये आप प्रबल अम्ल में जो है ये 3 एग्जाम्पल याद रखिए। इसके अलावा कोई आता है तो ये मानकर चलना कि दुर्बल अम्ल ही होगा। इसके अलावा भी प्रबल अम्ल होते हैं, लेकिन आपको जितना पढ़ना है उसमें यही 3 आते हैं प्रबल अम्ल के केस में। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी, उत्तल लेंस, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर f1 20 सेंटीमीटर तो 2f1 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। वस्तु को कहाँ रखा गया है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, वस्तु को यहाँ रखा गया है, वस्तु को यहाँ रखा गया है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? 2f2 से परे होगा।
2F2 से परे होगा और साइज में बड़ा होगा, साइज में बड़ा होगा, उल्टा होगा, ये इमेज हो जाएगा। अगर मान लो ये ए बी है तो ये हो जाएगा बी ए बी डैश, ऐसा बनेगा। ठीक, 2F2 से परे, 2F2 से परे, 2F2 कहां पर होगा? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, यानी जो प्रतिबिंब दूरी निकल करके आएगी वो 40 सेंटीमीटर से अधिक आएगी। बताओ इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। आप लेंस सूत्र से भी इसको बना सकते हैं। यहां वस्तु दूरी आपको ऋणात्मक ले लेनी है, ये धनात्मक ले लेनी है, और लगा देना है आपको 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सारे मान डालो और v निकाल लो आप यहां से। लेकिन देखो बिना न्यूमेरिकली सॉल्व किए आप ऐसे बना सकते हो, अगर आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अगर आपका मजबूत है तो। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? वमन यानी कि उल्टी का आना, अनैच्छिक क्रिया यानी कि जिस क्रिया को हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, है ना। अपनी इच्छा अनुसार जो काम हम नहीं कर सकते हैं उसी को हम लोग अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। तो उल्टी का आना ये अनैच्छिक क्रिया है, कौन नियंत्रित करता है? ये नियंत्रित करता है पश्च मस्तिष्क। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क का मेडुला। तो देखो, श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर, खांसना, चीखना, रुधिर दाब, वमन, निगलना, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो पश्च मस्तिष्क के मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अग्र मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, और अग्र मस्तिष्क का ही भाग है प्रमस्तिष्क, जो मनुष्य का सोचने वाला भाग है ना। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क है। इसमें विचारों का संग्रह होता है। तो जो भी काम हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, सोच समझ करके करते हैं, उसको अग्र मस्तिष्क नियंत्रित करता है, या फिर बोल दो प्रमस्तिष्क नियंत्रित करता है। रेडॉक्स अभिक्रिया की सही विशेषता क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? देखो, RED इसका मतलब रिडक्शन होता है, और OX का मतलब ऑक्सीडेशन होता है ना। RED का मतलब रिडक्शन यानी कि अपचयन, और OX का मतलब ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, यानी कि अपचयन भी हो, उपचयन भी हो, तो उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ देखने को मिले, उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद दर्पण से कितनी दूरी पर मुख्य अक्ष को काटेगी? एक अवतल दर्पण है, मुख्य फोकस, सॉरी ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो वक्रता केंद्र है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, तो मुख्य फोकस 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहा गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है, कुछ ऐसे आपतित होती है। तो ये नियम आपने पढ़ रखा होगा कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। तो पूछा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर मुख्य अक्ष को काटेगी? तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर काटेगी, क्योंकि मुख्य फोकस पे काटेगी, और मुख्य फोकस 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का गुण नहीं है? सॉल्यूशन का गुण नहीं है। तो विलयन के ऊपर जब भी सवाल पूछा जाए आप क्या याद करेंगे? नमक पानी का मिश्रण, आपको तो ये याद करना है, नमक पानी का मिश्रण आपको याद करना है। विलयन समांगी मिश्रण होता है, ये तो सही है, समांगी मिश्रण होता है। कोलाइड भी समांगी मिश्रण होता है, लेकिन निलंबन भी समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, गलत हो जाएगा, है ना। नमक पानी का घोल है आपके पास, नमक के कण आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। विलयन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, नैनोमीटर के साइज के होते हैं। विलयन के कण छनन द्वारा अलग नहीं किए जा सकते हैं, सही है। नमक पानी का घोल है, आप नमक को छान करके अलग नहीं कर सकते हो। कौन सा गुण नहीं है पूछा था? बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? देखो, सोडियम
पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों धातु जो हैं ये ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करती है, गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया करती है और भाप के साथ भी अभिक्रिया करती है, भाप के साथ भी अभिक्रिया करती है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं, ठंडे जल के साथ ये अभिक्रिया नहीं करेगा। क्या गर्म जल के साथ करेगा? बिल्कुल करेगा, और गर्म जल के साथ जो कर लिया वो भाप के साथ भी कर लेगा। जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर दिया वो गर्म जल और भाप के साथ भी अभिक्रिया करेगा, है ना। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन भाप और गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB पर श्वेत प्रकाश के सभी रंगों का अपवर्तन कोण समान होता है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। A, B, C, अगर हम यहां से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो हमें पता है कि हमें 7 अलग अलग रंग जो है दिखाई पड़ते हैं, 7 अलग अलग रंग जो है हमें प्राप्त होते हैं। ये 7 अलग अलग रंग क्यों प्राप्त हुए हैं? क्योंकि सातों रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग है। अगर अपवर्तनांक अलग अलग है तो जो अपवर्तन कोण होगा वो सबका अलग अलग होगा। अपवर्तन कोण जो है वो सबका अलग अलग होगा, समझे आप। तो ये कहना कि श्वेत प्रकाश के सभी रंगों का अपवर्तन कोण समान होता है, गलत हो जाएगा। प्रिज्म के द्वितीयक अपवर्तक पृष्ठ AC पर, ये AC है, इस पर श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों का अपवर्तन कोण भिन्न भिन्न होता है। ये भी सही है, ये सही है, ये तो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट A ये सही है कि अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण अलग अलग हो। कारण वही है, अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो केवल कथन B सही है, B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक और जो ये प्रकाश का रंग है या फिर तरंगदैर्ध्य है उसके बीच उल्टा संबंध होता है, ठीक है, उल्टा संबंध होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है सबसे ज्यादा होता है, तो उसका जो अपवर्तन होगा वो सबसे कम होगा, अपवर्तन कोण उसका सबसे कम मिलेगा आपको। और जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो उसके केस में अपवर्तनांक आपको ज्यादा मिलेगा प्रिज्म का, और अपवर्तन कोण भी उसके केस में ज्यादा देखने को मिलेगा। हीरा एवं ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन सही है? हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों में कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था समान होती है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हीरा में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। ये एक कार्बन है तो ये 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होगा और बनाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। जबकि ग्रेफाइट के केस में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है, प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, और यहां बनता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो कि 2 डायमेंशनल होता है। हीरे में कार्बन परमाणु त्रिविमीय जालक में अवस्थित होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में परतदार लेयर्ड संरचना होती है, सही है ना। हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल लेयर्स जो है होते हैं एक के बाद एक, एक के ऊपर एक। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हीरे में परतदार संरचना होती है, गलत हो जाएगा। दोनों में कार्बन परमाणु रेखीय व्यवस्था में होते हैं, तो लीनियर होते हैं, तो गलत हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। इसमें हेक्सागोनल और इसमें टेट्राहेड्रल। मिथाइल ऑरेंज संकेतक अम्लीय विलयन में किस रंग का हो जाता है? मान लीजिए मिथाइल ऑरेंज जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो ये ऑरेंज कलर का होगा, है ना, ऑरेंज इसलिए नाम पड़ा हुआ है मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद मान लो अगर आप मिथाइल ऑरेंज में अम्ल डालते हो तो इसका कलर ऑरेंज से चेंज होकर के रेड हो जाएगा, है ना, रेड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसमें कोई क्षार डालते हो तो इसका कलर जो है येलो हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अम्लीय विलयन में किस रंग का हो जाता है? तो लाल हो जाता है। बी हमारा राइट आंसर। कार्बन के किस अपरूप की पिंजरे जैसी संलयित वलय केज लाइक फ्यूज्ड रिंग संरचना होती है जो सॉकर बॉल के समान दिखाई देती है? तो कार्बन का कौन सा अपरूप आपने पढ़ रखा है जो फुटबॉल की जैसी, जिसकी फुटबॉल की जैसी संरचना होती है, गोल संरचना होती है?
तो फ्लोरीन के बारे में आपने पढ़ रखा है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा डायमंड टेट्राहेड्रल, ग्रेफाइट हेक्सागोनल लेयर्ड, उसके बाद फ्लोरीन फुटबॉल जैसी संरचना होती है, सॉकर बॉल के समान दिखाई देती है, पिंजरे जैसी संरचना होती है, केज लाइक। ग्राफीन क्या है? देखो ग्राफीन भी कार्बन का ही अपरूप है। जैसे आप ग्रेफाइट की संरचना आपने पढ़ा होगा, तो हेक्सागोनल रिंग्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और लेयर्ड होते हैं, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। अगर आप एक ही लेयर की बात करते हैं तो ग्राफीन है ना। तो ग्राफीन में कार्बन एटम्स होते हैं आपस में कनेक्टेड, हेक्सागोन के फॉर्म में ही, हेक्सागोनल ही होते हैं, लेकिन वो एक सिंगल लेयर में होते हैं, एक सिंगल लेयर में होते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज की खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की सर्वाधिक मात्रा किस जीव में पाई जाती है? तो घास के मैदान में ये आपको खाद्य श्रृंखला दिया गया है। अगर आप पोषी स्तर पे इस सबको डालें तो घास आएगा सबसे नीचे, घास उत्पादक है, इसको खाएगा टिड्डा, शाकाहारी है, मेढक छोटे मांसाहारी के अंदर, और फिर सांप, और तब यहां आ जाएगा बाज। ठीक, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर, और ये पांचवा पोषी स्तर हो जाएगा। तो जब हानिकारक रसायन की बात की जाए तो आप अपने माइंड में तुरंत सोचेंगे DDT, कीटनाशक। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है। यानी ये वो रसायन है जिसका अपघटन सूक्ष्मजीव नहीं कर पाते हैं। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं वो हर अगले पोषी स्तर में पहले से ज्यादा जमा होते चले जाते हैं। यानी जो इसकी सांद्रता है पिछले पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में अधिक होने वाली है। घास से ज्यादा टिड्डा में, टिड्डा से ज्यादा मेढक में, मेढक से ज्यादा सांप में, सांप से ज्यादा बाज में। इसे क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसे बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, जैव आवर्धन बोलते हैं, है ना, जैव आवर्धन बोलते हैं। तो सबसे शीर्ष पे जो आएगा उसमें ये केमिकल सबसे ज्यादा स्टोर होगा, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है शीर्ष पे जो जीव आते हैं उसके अंदर होता है। तो शीर्ष पे बाज है ना, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बिंदु सदैव लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? लेंस के मुख्य अक्ष पर, जैसे मान लो ये लेंस है, तो मुख्य अक्ष हम जानते हैं कि भाई प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरता है, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद जो F1 है, जो 2F1 है, F2 है, 2F2 है, इन सारे को हम लोग मुख्य अक्ष पर रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बिंदु सदैव लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? तो एक तो प्रकाशिक केंद्र है, फोकस भी हो जाएगा, आपतन बिंदु नहीं होगा। जैसे मान लो ये प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती तो आपतन बिंदु तो ये हो गया, आपतन बिंदु तो ये हो गया। ठीक, तो ये नहीं, केवल एक और दो, एक और दो दोनों। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन के संबंध में कौन सा कथन सही है? एलपीजी आप जलाते हो घर में, एलपीजी आप जलाते हैं, तो जब आप एलपीजी का दहन करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का दहन करते हैं, कौन सी ज्वाला आपको दिखाई पड़ती है? जो बर्नर है अगर उसमें जो होल्स होते हैं अगर वो ब्लॉक नहीं है, जाम नहीं है, तो एलपीजी के दहन पे आपने देखा होगा कि ब्लू फ्लेम आपको दिखाई पड़ता है, ब्लू फ्लेम आपको दिखाई पड़ता है ना। नीली ज्वाला जो है आपको दिखाई पड़ती है, काला धुआं भी उत्पन्न नहीं होता है। और नीली ज्वाला जो होती है वो स्वच्छ ज्वाला होती है, यानी कि काला धुआं उत्पन्न नहीं होता है। और ये एलपीजी क्या होता है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। मुख्य रूप से इसमें ब्यूटेन होता है ना, प्रोपेन होता है। और ये ब्यूटेन और प्रोपेन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यह स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पीली एवं धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है?
साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, हेक्सेन अपने आप में एल्केन ही है, नाम के अंत में देखो एन लगा हुआ है, साइक्लोएल्केन। दोस्तों साइक्लोएल्केन ये पूरा समझो कि एक फैमिली का नाम है। इसमें साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन ये सब आ सकते हैं। इसका सामान्य सूत्र याद रखना CnH2n होता है, CnH2n होता है। जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। C6H6 ये बेंजीन है, ये बेंजीन है C6H6। ये साइक्लोहेक्सेन है और इसी में क्या करो आप, ऐसे डबल बॉन्ड 3 जगह मार दो, एक एक छोड़ करके अल्टरनेट पोजीशन पे, ये बेंजीन हो जाएगा। ये बेंजीन है और ये साइक्लोहेक्सेन है। 6 कार्बन है और हर कार्बन पर इस वाले में 2 हाइड्रोजन और इस वाले में हर कार्बन पर 1 हाइड्रोजन। ये कार्बन है, ये कॉर्नर 6 कार्बन। एक समान वृत्तीय गति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का तो सीधा सा मतलब है कि वृत्तीय पथ पर गति हो रही है, वृत्तीय पथ पर गति हो रही है ना, वृत्तीय पथ पर गति हो रही है, उसे हम लोग वृत्तीय गति बोलते हैं। एक समान का मतलब चाल नियत है, ना कि वेग नियत है, ना कि वेग नियत है। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है, याद रखिएगा। किसी भी सर्कुलर मोशन में चाहे वो यूनिफॉर्म हो या ना हो, जो वेलोसिटी है कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि गति की दिशा लगातार बदलती है। चाल और वेग दोनों नियत रहते हैं, चाल नियत रहती है परंतु वेग की दिशा बदलती रहती है। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। जब वस्तु यहां पर है वेग की दिशा ये है, जब वस्तु यहां पर है वेग की दिशा ये है, जब वस्तु यहां पर है वेग की दिशा ये है, जब वस्तु यहां पर है वेग की दिशा ये है, जब वस्तु यहां पर है वेग की दिशा ये है। समझे आप? तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। फुफ्फुसीय शिरा अन्य शिराओं से किस प्रकार भिन्न होती है? शिरा का काम क्या होता है? ये लीजिए दिल, ये हमारा दिल है, राइट। देखो, हार्ट में ब्लड को लेकर के आने का काम वेन के द्वारा किया जाता है, समझे आप? है ना, हार्ट में बॉडी के हिस्से से हमारे हृदय में ब्लड को लेकर के आने का काम शिरा करती है। लेकिन ये जो ब्लड होता है दोस्तों, डीऑक्सीजनेटेड होता है। यानी कि वो खून होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये सारी शिराओं के केस में यही चीज होता है कि हार्ट में ब्लड को लेकर के आने का काम वो करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक अपवाद है पल्मोनरी। पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब होता है दोस्तों लंग्स, फेफड़े जो होते हैं, ठीक है, फेफड़े जो होते हैं। फेफड़ों से हमारे हार्ट में ब्लड लेकर के आने का काम भी वे नहीं करेंगे। देखो, हार्ट में ब्लड को लाने का काम शिरा के द्वारा किया जाता है, चाहे वो फेफड़ों से होकर के लाएं, चाहे फेफड़े से लाएं, चाहे बॉडी के अन्य पार्ट से लाएं। यहां पर अगर हम लंग्स को छोड़ दें तो बाकी के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो इसमें शामिल है। हमारे लंग्स से ब्लड को लेकर के आने का काम भी वेन ही करती है, लेकिन इसको हमने स्पेशल नाम दे दिया है पल्मोनरी वेन। कारण क्या है? क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यही इसमें जो है खास बात है। इसीलिए हमने इस वाले शिरा को जो है एक नया नाम दिया, एक स्पेशल नाम दिया हुआ है पल्मोनरी, है ना, फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन, है ना। क्योंकि जितनी भी शिराएं होती है सारे में वो खून बहता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है।
लेकिन ये जो फुफ्फुसी शिरा होती है उसमें वो खून बहता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो यह ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होगा? मान लीजिए ये एक कांच की पट्टी है, ये एक कांच की पट्टी है। अगर इस पर मान लो प्रकाश किरण ऐसे अभिलंब के अनुदिश यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पर प्रकाश किरण जो है ऐसे आपतित होती है 90 डिग्री के एंगल पर, तो परावर्तन के बाद आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? तो परावर्तन के बाद क्या होगा, इसी पथ पर जो है ये प्रकाश किरण लौट जाएगी। अभिलंब के अनुदिश आपतित हुई, अभिलंब के अनुदिश विपरीत दिशा में लौट जाएगी। तो यहां पर आपतन कोण की बात कर लो, अपवर्तन कोण की बात कर लो, सब जीरो है। अपवर्तन नहीं, परावर्तन कोण। आपतन कोण बोल दो, परावर्तन कोण बोल दो, क्या हो जाएगा? जीरो। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपतन कोण, परावर्तन कोण सब के सब जीरो, क्योंकि अभिलंब के अनुदिश से प्रकाश किरण आपतित होती है और अभिलंब के अनुदिश से विपरीत दिशा में प्रकाश परावर्तित हो जाता है। कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विशेषता क्या है? कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है जो पौधे होते हैं उनके जो कायिक भाग होते हैं, जड़ तना पत्तियां, उनसे नए पादपों का उगना। अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है, ये अपने आप में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जनक भाग लेते हैं। इसमें बीज का निर्माण अनिवार्य होता है, ऐसा नहीं है बीज नहीं चाहिए, जड़ तना पत्तियों से नए पादप उगते हैं। इसमें उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन है तो संतति जो उत्पन्न होंगे वो जनक के ही समान होंगे आनुवांशिक रूप से। इसमें हमेशा पुष्प का निर्माण होता है, पुष्प तो चाहिए ही नहीं इसमें। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जड़ तना पत्तियों से नए पादप उगते हैं। 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन का प्रतिरोध डैश होगा। इसमें 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। ये अलग अलग मान के प्रतिरोधक है, लगाया है पार्श्वक्रम में, पैरेलल में, तो समतुल्य जो इसमें सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आएगा। यानी 8 ओम सबसे छोटा है, समतुल्य इससे भी छोटा आएगा। या तो 4 आएगा या 4.8 आएगा, है ना। ये 8 गलत हो जाएगा, 44 गलत हो जाएगा, 8 ओम से छोटा आना चाहिए। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम इन तीनों का 24 आ जाएगा। 24, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 3 2 5 6, 6/24 यानी कि 1/4। इसको उलट देंगे, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 ओम। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक एक्स का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। इस यौगिक में क्रिस्टलन जल के 10 अणु मौजूद हैं। इसके विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। धावन सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। क्या इसमें आपने क्रिस्टल जल के 10 अणु देखे हैं? जैसे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। ये जो .5S2 है ये है क्रिस्टलन जल के अणु। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने बेकिंग सोडा के साथ भी कभी नहीं देखा होगा, आपने ब्लीचिंग पाउडर के साथ भी कभी नहीं देखा होगा। यानी कि ये सारे ऑप्शन गलत हैं। धावन सोडा के साथ आपने देखा है Na2CO3.10S2 और इसका इस्तेमाल कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। एक वस्तु नियत त्वरण से गतिमान है, उसका वेग समय ग्राफ के बारे में कौन सा कथन सही है? वेग समय ग्राफ का जो ढलान होता है दोस्तों, ये हमें त्वरण देता है और कहा गया है कि जो त्वरण है नियत है, त्वरण नियत है यानी कि ढलान नियत है, ढलान चेंज नहीं हो रहा है। और ढलान नियत होने का मतलब कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। तो हो सकता है ग्राफ ऐसा हो,
हो सकता है ग्राफ ऐसा हो, है ना। ढलान जो है नियत है, यानी कि त्वरण नियत है। त्वरण नियत है यानी वेग में जो परिवर्तन है, वेग में जो परिवर्तन है ये नियत है। वेग में परिवर्तन जो है वो नियत है। तो ग्राफ एक सीधी रेखा होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वही मान लो कि अगर VT के बीच जो ग्राफ बनता वो वक्र रेखा होती, वैसे केस में क्या है कि ढलान जो है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग निकल करके आता, वैसे केस में त्वरण अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग निकल करके आता, तो जो त्वरण है वो नियत नहीं होता। मशीन A 600 जूल कार्य 20 सेकंड में तथा मशीन B 900 जूल कार्य 45 सेकंड में करती है, अधिक शक्ति किस मशीन की होगी? तो शक्ति कार्य करने की दर को बताती है, शक्ति कार्य करने की दर बताती है, यानी कौन 1 सेकंड में ज़्यादा काम किया उसकी शक्ति ज़्यादा है, कौन 1 सेकंड में कम काम किया उसकी शक्ति कम है, तुलनात्मक रूप से है। तो अगर हम शक्ति निकालें यानी कि पावर निकालें, यानी कि इकाई समय में किसने कितना काम किया है, तो 20 सेकंड में 600 जूल किया जाता है, तो 1 सेकंड में कितना किया जाएगा? 600 जूल बट्टे में 20। ठीक, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 वाट। यहां आ जाओ, ए की शक्ति बी की शक्ति, 45 सेकंड में 900 जूल कार्य किया जाता है, तो 1 सेकंड में कितना किया जाएगा? 20 वाट। किसकी शक्ति ज्यादा है? ए ने 30 वाट काम किया, बी ने 20 वाट काम किया, तो मशीन ए की शक्ति जो है वो ज्यादा है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो शक्ति निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, कार्य करने की जो दर होती है शक्ति बोलते हैं, तो जो कार्य है बट्टे में समय कर दो, शक्ति जो है मिल जाती है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना किस कारण होता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना, बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, टिंडल प्रभाव, उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, इन सब के पीछे कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? जैसे लोहे पर जंग लग जाना संक्षारण का उदाहरण है, तो लोहे पर जंग लग जाना संक्षारण का उदाहरण है, और अपने आप में ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। तो संक्षारण में जो धातुएं होती है ना उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो संक्षारण अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया संक्षारण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है। कॉपर का कलर कैसा होता है? कॉपर कॉपर कॉपर। ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन भी आप बोल सकते हो, ये ब्राउन कलर का होता है। अगर हम इसको ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, और ये काले रंग का होता है। आप इस कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा दो अम्ल के साथ। अब देखो ये धातु का ऑक्साइड है ना, धातु का ऑक्साइड क्षारकीय होता है, धातु का ऑक्साइड क्षारकीय होता है, तो जब हम किसी क्षारकीय पदार्थ की अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया यहां पर हो जाती है, और यहां पर बनेगा एक लवण जो कि कॉपर क्लोराइड है, और यहां पर पानी बनेगा, लवण और जल बनता है। इसका कलर ब्लू ग्रीन होता है। कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है, यह स्टेटमेंट सही है। कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया कराने पर नीले हरे रंग का कॉपर क्लोराइड तथा जल बनते हैं, सही है। यह अभिक्रिया अम्ल क्षार अभिक्रिया का उदाहरण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, सही है ना। ये एक क्षारक के जैसा ही बिहेव करेगा, क्षारकीय ऑक्साइड है। कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, क्षारकीय होते हैं। एक्सेप्शन अपवाद, एक्सेप्शन क्या है? ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों दोस्तों क्या है? एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? क्षारकीय भी है और अम्लीय भी है ना, क्षारकीय भी है और उसके साथ अम्लीय भी है। डी ऑप्शन राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप में से जिनका भी एग्जाम है आने वाले टाइम में, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।